सुर्खियों में। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम सुर्खियों में। कल ही पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ऐसे महिलाओं के लिए एक दिन कहा, हर दिन हमारा ही है। तो आज हम ऐसी 3 महिलाओं से इस कार्यक्रम के जरिए बात करेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर योगदान के साथ एक बेहतर समाज को गढ़ रही हैं, जो लगातार आगे बढ़ रही है और दूसरों को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रूबी सरकार जी। आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर भी लगातार लिखती रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबी जी। जी नमस्कार। साथ ही हम बात करेंगे शिवानी घोष से। आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक अनोखा स्कूल चलाती हैं, म्यूजियम स्कूल, जिसका नाम है परवरिश। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। और मेघा परमार, मध्य प्रदेश का गौरव, मध्य प्रदेश की पहली बेटी जिसने एवरेस्ट फतह किया। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को। तो मेघा, चूंकि आप सबसे छोटी हैं और सबसे ऊंचाई पर आप पहुंची है, इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट आपने फतह की, तो शुरुआत आप ही से करूंगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत आसान ये सफर आपके लिए नहीं था और कई बार ये बात आपने कही भी है कि बहुत मुश्किल रहा। क्या आपको लगता है अगर आप एक लड़का होती तो चीजें शायद आपके लिए आसान होती? पर पर्वत दोनों के लिए एक जैसा ही हो जाता है। बिल्कुल, ऊंचाई एक ही है। एक ही है। जो कुछ चीजें हैं, पहली जो सीढ़ियां हैं वो आसान हो जाती, पर लास्ट शिखर उतना ही कठिन रहता दोनों के लिए। वो समानता हम दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। पर जैसे हम बात करते हैं कि लड़कियों की संरचना बहुत अलग होती है, तो सबसे ज्यादा जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए रहा, पहले तो जिस जगह से मैं आती हूँ, बैकग्राउंड से आती हूँ, वहाँ की रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। यदि मैं लड़का होती तो मुझे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, इजीली परमिशन मिल जाती है। छोटे छोटे ताने होते थे, अरे उनकी छुरी तो पहाड़ पहाड़ जाती फिरे। लड़का होता है तो वो खुद सपोर्ट करते, वहीं पेरेंट्स को बहुत ज्यादा सुनना पड़ा। तो ये समाज की जो नाम धरना ताना, वो चीज खत्म हो जाती यदि मैं लड़का होती। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज फेस की, वो पहाड़ के ऊपर की। हम जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंज बहुत ज्यादा होते। तो एज ए वुमन, क्योंकि हम लोगों को मासिक धर्म आता है हर मंथ में, तो यहाँ यदि हमें मंथ में एक बार आता है तो माउंटेन्स पे आपको 4 बार या 3 बार आपको पीरियड्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रेशेस होते हैं। पर पहाड़ सबके लिए एक जैसा है, आपको चलना हर समय है, तो आप क्लाइंबिंग करते रहते हो, आप बहुत वीक हो जाते हो। वहीं आपको मासिक धर्म में जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसकी वजह से पैड की वजह से रेसेस हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि पैर कैसे रख के चले, वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यदि आप टैम्पोन यूज करते हो तो आप कहाँ उसे क्योंकि हम लोग वहाँ रत्ती सा भी गार्बेज नहीं फेंक सकते, डिस्पोज करने की कोई जगह नहीं करेंगे। तो वही हम लोग साथ में कैरी करके लेके आते हैं। वो डिफिकल्टीज हम लोगों के लिए बहुत जाती है और वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि एक मेन क्लाइमर होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है जो वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है, और हम लोग शेयर भी नहीं कर सकते कि हमें क्यों इतना वीक फील होता है। कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि हाँ, लड़का होती तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती। हाँ, शारीरिक दिक्कतें तो ऐसे भी कहते हैं ना कि महिलाओं और पुरुषों में एक ही तो असमानता है और वो रिप्रोडक्शन को लेकर ही है। तो आपने जो भी बोला, चाहे वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन की वजह से हो, वो इसलिए भी कि हम औरत हैं और हमारे पास ये शक्ति है कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं छोड़ भी दूं, लेकिन जो आपने कहा कि घर पर परिवार में जिस समाज से आप आ रही हैं वहां पर बहुत स्ट्रगल आपको देखने को मिला, और अगर आप लड़का होती तो शायद वो स्ट्रगल उतनी नहीं होती। शिवानी जी, अगला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, हमारे जो श्रोता हैं वो भी जानना चाहेंगे कि म्यूजियम स्कूल परवरिश ये क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? ओके, म्यूजियम स्कूल जो है ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक अनोखा एजुकेशन मॉडल है, जो उन बच्चों को जो डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन से, उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया अलग अलग सन्स में जाके। उसके बाद जो बच्चे जो स्कूल जाना बिल्कुल ही नहीं पसंद करते हैं, जाते भी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, इन बच्चों को लेकर के हमने इस मुहिम की शुरुआत की। भोपाल म्यूजियम इज हाईली रिच इन म्यूजियम, सबको पता है। इन म्यूजियम्स को इन बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर बनाया, ताकि ये बच्चों को, जो एक अच्छे घर के बच्चों को एक मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छे घर के बच्चों को सब कुछ मिल जाता है, जबकि हम कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन सबके लिए है। बिल्कुल। पर ये कहीं ना कहीं वो उस चीज से डिप्राइव थे।
तो ये म्यूजियम्स को इन बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर बनाया। हर दिन हम इन बच्चों को स्लम से पिक करते हैं, हमारी खुद की बसेस हायर करके रखी है, इन बच्चों को पिक करते हैं, म्यूजियम्स में ले जाते हैं एंड म्यूजियम्स के एग्जिबिट के माध्यम से इनको हम एजुकेट करते हैं। सो बिना किताबों के इन बच्चों को एजुकेशन दिलाना, ये कारवां हमारा चला आ रहा है पिछले 17 साल से। हम चाहते हैं और हम ये देखना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि हर बच्चे में पोटेंशियल होती है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, इनको एक पुश चाहिए रहता है, उसके बाद दे कैन क्रिएट वंडर्स। बिल्कुल, एक डेडिकेशन चाहिए, एक पुश चाहिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहुत छोटा सा आइडिया कभी कभी क्लिक कर जाता है। मतलब बहुत आम लोग शायद न सोच पाए कि ठीक है बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन म्यूजियम्स तो हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भोपाल इस बारे में बहुत ही रिच है, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, अलग अलग तरह के म्यूजियम्स हैं, तो इसका लाभ उठाना, ये सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रूबी जी, आपने हमारे इन दोनों मेहमानों को सुना, आप अच्छे से इन दोनों मेहमानों को जानते भी हैं। बहुत लंबा सफर आपका पत्रकारिता में रहा है और आप एक एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत लिखा भी आपने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर। आज जब हम बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल वर्ल्ड होना चाहिए, समाज होना चाहिए, क्या इतनी बड़ी पत्रकार होकर जिसको सब जानते हो, आपने भी कभी लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना किया है, करती हैं? बिल्कुल। ये तो हम लोगों मतलब घर से ही शुरू हो जाती है ये चीजें जी। लेकिन आप अगर आपके साथ हो रहा है और आप उसको बदल पाए, लोगों की सोच बदल पाए, ये बड़ा अचीवमेंट है। अगर आपके साथ कुछ हो ना, तो फिर आप को जीने का मजा क्या है? मैनेजमेंट का एक फंडा है कि चैलेंजेस ना हो तो फिर जीने का कोई मजा ही नहीं है। क्योंकि कई बार यही चैलेंजेस होते हैं जो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट्स साबित होते हैं। जी। मेघा शायद एवरेस्ट नहीं फतेह कर पाती अगर घर से, समाज से, परिवार से उसे इस तरह का विरोध झेलना पड़ता, तो कहीं ना कहीं उसने एक पुश का भी काम किया। तो क्या आपको लगता है, आज भी हम बात कर रहे हैं, कई तरह के प्रयोग भी किए जा रहे हैं, लेकिन मानसिक सोच में बदलाव की जो जरूरत है, वो बदलाव कब आ पाएगा, कैसे आ पाएगा? आ रहे, आप अपने को देख लीजिए। जब आप पैदा हुई, जब आप छोटी थी, और तब से लेके आज तक कितना बदला है, दुनिया कितनी बदली है। बिल्कुल बदल रहा है और बदलेगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा भारत कभी ऐसा नहीं था। जब विदेशी यहाँ मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो बहुत महिलाओं का सम्मान देने वाली, महिलाओं की आज्ञा मानने वाली, इस तरह की हमारी संरचना डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पर भी महिलाएं थी। महिलाएं ऋचाएं लिखती थी। आप महाभारत में 3-4 कैरेक्टर देख लीजिए, द्रौपदी का देख लीजिए, कुंती का देख लीजिए। कुंती के साथ माद्री थी, 2 विवाह किया था पांडु ने, और वो रानी थी। जब पांडु का निधन हुआ तो माद्री, मतलब लोग बोलते हैं सौत है, माद्री ने कहा आपको इन बच्चों की परवरिश करनी है, तो मैं सती हो जाती हूँ, क्योंकि उस वक्त सती हो जाती थी लोग। तो इतना त्याग भी था महिलाओं में कि आप बच्चों की परवरिश करिए, मैं अपने पति के साथ सती हो रही हूँ। तो इस तरह के इतिहास भी मिलते हैं महिलाओं में। मतलब कोई इस तरह का ईर्ष्या द्वेष भी नहीं था, और स्वयंवर होते थे, महिलाओं को ये अधिकार था कि वो अपना वर्ष खुद चुन सके। हम लोग ज्यादा, मुझे जो समझ में आता है, ये मुगल से ही थोड़ा सा वो 600-700 साल है। तो उस वक्त वो जो पर्दा प्रथा और वो जो एजुकेशन और बाकी चीजों से महिलाओं को दूर रखना, उसका प्रभाव हमारे समाज में भी पड़ा और वो लंबा चला। अब वो चीज ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। हालांकि भोपाल का इतिहास अगर देखें तो मेरे ख्याल से 200 या 100 साल तक महिलाओं ने ही शासन किया यहाँ। बेगमों का राज था, यहाँ चलता था। तो ऐसा नहीं, उन लोगों को भी मतलब चैलेंजेस आए और उन लोगों ने भी फेस किए, हर धर्म में, हर जाति में। और मुझे लगता है अगर चैलेंजेस ना हो तो जीने का मजा नहीं है। हम प्रूव कैसे करें, किसको करें, क्यों करें, ये भी आ जाता है। बिल्कुल, और इस मामले में शायद हम औरतें बहुत ब्लेस्ड होती हैं, हमें चैलेंजेस लेना बड़ा पसंद है और प्रूव करके दिखाना, उस पर खरे उतरना, ये और भी ज्यादा पसंद है, और हम में ये कुवत भी है, हम ये कर सकते हैं। मेघा, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने बताया कि किस तरह से बहुत सारे चुनौतियों का सामना आपने किया। अब जब आप एक मुकाम पर पहुंच गई हैं,
कई सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें भी हैं जिसमें आपका जिक्र है, कई दूसरी किताबों में भी आपका जिक्र है। सब ये जानने लगे हैं कि मध्य प्रदेश की ये बेटी है जिसने एवरेस्ट फतह किया, और सिर्फ वहीं पर वो रुकी नहीं, वो लगातार दूसरे अपने सपनों को भी जी रही है और साथ ही साथ दूसरों के लिए एक मिसाल बन रही है। इससे आपके घर परिवार, आपके समाज, आपके गांव में क्या परिवर्तन आया? क्या उनकी सोच बदली है? अब आपके गांव से, आपके परिवार से दूसरी लड़कियां अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहे तो क्या उनको समर्थन मिल रहा है घर का? हाँ, ये बात तो शायद मुझे भी नहीं पता चलती, इसे तो मैं अपने मुंह से बोल सकती थी, पर मुझे तब पता चलता है जब बहुत सारी बच्चियों के पापा के फोन आते हैं कि भाई साहब तमें देख के, जैसे अभी रिसेंटली जूनियर नेशनल में एक बच्ची है कीर्ति परमार। हम लोग, मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, बहुत रूढ़िवादी प्रथाएं हैं वहाँ पे, छोटी छोटी मतलब दौड़ना भागना ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है कि अब बच्ची बड़ी हो गई, ऐसा कुछ गेम नहीं करना है कि दौड़ भाग करो। तो वो अभी नेशनल में सिल्वर मेडल लाई है केवल 7 महीने की ट्रेनिंग में। पर उनके पापा ने फोन करके बोला कि तम यदि हिम्मत नहीं बढ़ाता तो हम कभी इनके दौड़ने नहीं जाने देता, हम हमेशा डर के रहते। हाँ। ऐसे ढेर सारी बच्चियां हैं जिनके मैसेजेस आते हैं। मेरे गांव में एक बच्ची है, जैसे मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि सत्य वाले उदाहरण सामने जो आपने देखे हैं अपनी आंखों से, मैसेजेस कॉल और सामने आके मिलती हैं। हाँ। एक बच्ची है जिसके हमारे कोविड के टाइम एक मैं कहूंगी डिसएडवांटेज ये था कि कई लोगों ने खर्चा बहुत कम रहा था, तो ऐसे धड़ल्ले से शादियां की हैं, मतलब शादी कर दी फटाफट, स्पेशली लड़कियों की, कि बहुत भार और जिम्मेदारी उतर जाए। तो मैं जिस एरिया में आती हूँ वहाँ ढेर सारी बच्चियों की शादी हुई, पर बच्चियों की शादी होने के बाद अभी जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है, उनके पेरेंट्स आके बोलते कि तमें देख के हमने अभी शादी का बाद होल्ड पे डाल दिया है। अरे वाह। और अब वो पढ़ रही हैं और कोचिंग की तैयारियां कर रही हैं। मैंने कहा चाहे नौकरी ना लगे या कुछ भी लगे, जरूरी नहीं कि हम नौकरी के भरोसे ही बैठे, पर वो करना जिससे तुम्हें 10 रुपए की इनकम हो। और पहले होता था कि बीए दिला दिया जाता था सब्जेक्ट, या फिर हमारे यहाँ 12वीं करवाई जाती है कि वो 18 साल का जो मार्कशीट होता है वो कन्या विवाह सम्मेलन में काम आता था। बिल्कुल। तो उसके बिना शादी नहीं होती। लाडली लक्ष्मी योजना में इस तरह की बहुत सारी जगह पे, इसलिए उनको 12th करवाया जाता था। पर उसके बाद अब उन्हें पसंद का सब्जेक्ट चुनने दिया जाता है। अब वो अपनी पसंद से स्पोर्ट्स में हो गया, संगीत में हो गया, नृत्य में हो गया। अब ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पढ़ाई के लिए तो धीमे धीमे सब कदम बढ़ा रहे थे, पर डिफरेंट फील्ड को चुनने में कहीं ना कहीं झिझक रहे थे। मेरा अकेला माउंट एवरेस्ट मेरा अकेला का नहीं हुआ, मुझे लगता है उसके साथ ढेर सारी बच्चियां भी शिखर पर पहुंच रही हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने की मेघा, और वाकई में जब कोई एक बंद दरवाजे को खोलने की हिम्मत करता है ना, तो पीछे जो तमाम बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिनों से बैठे हुए थे कि उस पार शायद बहुत अंधेरा है, उन्हें रोशनी की किरण दिखाई देती है। तो वो किरण कहीं ना कहीं आपने दिखाई है। शिवानी जी, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया था, और उस इनोवेटिव आइडिया की वजह से इतने सालों में, 17 साल आपने कहा, और इतने सालों में तमाम कितने ही बच्चे होंगे जो जिन्हें इतना तो जरूर समझ में आया कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है, शिक्षित होना कितना जरूरी है, और आज आपके म्यूजियम स्कूल के बच्चे बहुत बेहतर कर भी रहे हैं। क्या ये कभी आपको लगा शुरुआत में, या अभी कभी ये फेस करने को मिला कि क्या कर रही है ये? अभी तो आप एक एस्टैब्लिश्ड नेम हो, एक तरह से ब्रांड कह सकते हैं हम आपको, लोग आपको जानते हैं, समझते हैं। क्या शुरुआत में पूरी तरह से सपोर्ट सबका मिला, फैमिली का, समाज का, लोगों का, या कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी लोगों ने किए? जब हमने शुरुआत करी इसकी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इसकी शुरुआत करी थी, तो पहले वो आए सोशल फील्ड में, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। 2004 में मैंने अपने बीएड ज्वाइन किया था, 2005 को मैंने पास आउट किया बीएड। तो जब मैं बीएड कर रही थी तो जो मेथड्स एंड स्किल्स मैंने बीएड में देखे थे या पढ़े थे, वो बहुत ही इनोवेटिव थे, एंड किसी भी स्कूल्स में यूज करो तो बहुत काम आता था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप क्या वापस किसी मेन स्ट्रीम स्कूल में ज्वाइन कर जाओगे और सिर्फ 4 लोगों के लिए कमाओगे, या कुछ अलग करना चाहते हो? तो उस अलग करने की मुहिम लेके मैं जब इस फील्ड में आई, चैलेंजेस बहुत थे, नॉट ओनली ऑन फील्ड बट बिसाइड्स दैट लोगों को लगता था कि बीएड कर लिया, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये कहाँ आप लगे हुए हो, किसी स्कूल में जाते अच्छा कमाई हो जाती, कहाँ आप 4 लोगों में लगे हुए, मतलब कहाँ आप ऐसे लोगों में जाते। हमने सोचा कि 4 लोगों में कमाना, उस 4 लोगों के लिए मंथ एंड में पैसे लाना, और 4 लोगों में बढ़ जाने से अच्छा तो मैं 400 लोगों में
400 लोगों के कुछ कर दूं, कुछ करूं उन लोगों के लिए जो डिप्राइव्ड है, क्योंकि यही लोग हैं जो फ्यूचर हैं हमारे भारत के। और अगर एक बार मैं इनको बदल दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी चीजें कम्युनिटी में, सोसाइटी में, कंट्री में बदल सकता है। तो चैलेंजेस के बावजूद हम पीछे नहीं हटे। हमने कहा ठीक है, जैसे लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, पर दिमाग में था, मन में था, एक दृढ़ कल्पना ले ली थी, एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अगर इस फील्ड में जंप किए हैं, पैर रखे हैं, तो इनके ड्रीम्स को पूरे करके ही यहां से निकलेंगे। और शुरुआत करी, कारवां चलता गया। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मैं परवरिश के बच्चों की बात कर रही हूँ। पूरा परिवार साथ दिया एंड चैलेंजेस फील्ड में थे, फंड्स की थी, बट ठीक है, एक बार जब कदम रख दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर आगे का रास्ता जो है वो अपने आप खुलता जाता है। रूबी जी, आपने सुना शिवानी जी ने क्या कहा, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। पति ने सपोर्ट किया, वो थे, उन्होंने ही कहीं ना कहीं एनकरेज भी किया। आपको क्या लगता है, हमेशा हम कहते हैं ना कि नेचर एक गाड़ी है और दो पहिए है, एक महिला है, एक पुरुष है। में साइकिल का पहिया, एक पे ट्रक का पहिया तो आप लगा नहीं सकते। बराबरी के पहिए लगाने होंगे, लेकिन दोनों ही पहिए बराबरी के हों और दोनों ही पहिए एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, ये बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है आपको कि नेचर भी तो एक बैलेंस है, महिलाओं का, पुरुषों का। बिना महिला और पुरुष के जिस तरह से प्रकृति आगे नहीं बढ़ सकती, उसी तरह से जब भी हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो क्या बिना पुरुषों के महिलाएं या बिना महिलाओं के पुरुष आगे बढ़ सकते हैं? दोनों का बराबरी से चलना। और जैसे शिवानी जी ने कहा कि इस तरह के पुरुषों की संख्या बहुत कम है, तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए, एग्रेसिव नहीं, ऐसे हमें पोलाइटली कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह पुरुषों की संख्या बहुत बढ़े, हर घर में हो एक शिवानी जी के हस्बैंड जैसे। सही में। कि अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को सम्मान देना, उनकी बात को मानना, मतलब आप उन्हें प्रोत्साहित करना। आप जैसे किसी भी परिवार में पति अपनी पत्नी के साथ किस तरह का बिहेव करिए, बच्चों का उस पर कितना असर पड़ता है, या बेटा माँ के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, फिर उसका बेटा भी वही देखता है, पोता। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर घर में शिवानी जी के हस्बैंड जैसे एक पुरुष तो हो। तब तक दुनिया, आने वाले दिनों में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और मुझे लगता है कि 25 साल बाद तो शायद हम लोग जब अमृत महोत्सव मनाएंगे 100 साल, तब तक दुनिया बहुत बदल जाएगी। तब तक महिलाएं बहुत अच्छा हो, बिल्कुल, कि इस तरह के डिस्कशंस करने बहुत खूबसूरत दुनिया तब तक बन जाएगी। रूबी जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये यूनाइटेड नेशंस ने इस बार की थीम रखी है महिला दिवस को लेकर, कि एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता कितनी जरूरी है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इसको लेकर आप किस तरह से इसे देखती है? शुरू से हम लोगों के मन में ये मतलब हमारे पेरेंट्स को देख ले, मदर को खासकर, ये बात ही दिमाग में नहीं आती थी कि ये लड़की है, इसके भी अधिकार है। तो ये जो समानता वाली और सस्टेनेबिलिटी वाली बात हो रही है, वो इसलिए हो रही है, बहुत सी ऐसी लाइन है जिसमें कहते हैं कि इसमें शक्ति का प्रदर्शन चाहिए, इसमें ये काम पुरुष ही कर सकता है। ये जैसे ये मेघा ने अभी कहा पहाड़ पे चढ़ने की बात, हाँ, तो इस तरह की चीजें, जैसे मेघा ने एक चीज तोड़ी, शिवानी जी ने कुछ तोड़ा, बहुत और महिलाएं हैं, तो इस तरह करते करते ये बिल्कुल इक्वालिटी में आ जाएगी धीरे धीरे। और घर से परवरिश, माँ जब एक शिक्षित होती है तो पूरा परिवार इसलिए कहा जाता है, और अगर माँ शिक्षित है, पूरा परिवार शिक्षित है, तो फिर धीरे धीरे समाज बदल जाएगा। और समाज को बदलना, समाज की सोच को बदलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ प्रशासन पे या सरकार पे आश्रित होके या कानून बना के चीजों को रोक नहीं सकते। तो इसलिए उसके साथ साथ समाज का बदलना, जो पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, वो इसीलिए दिया गया। पहले लोग कहे सरपंच पति, अब आप हर गांव में जाइए तो महिला इतनी सशक्त हो गई है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो पत्नी खुद कहती है नहीं, हम सिग्नेचर करेंगे, हम पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है। ऐसा अब नहीं चलता है, मतलब शुरू में चला होगा, 15 साल 20 साल हो रहा है। उसी तरह जब आप युद्ध में महिलाएं जा रही हैं, और मतलब सोल्जर भी हैं, ट्रक भी चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, हर तरह के काम कर रही है, तो वो जो जेंडर वाली बात थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो, और हमारी सोच और पश्चिम की सोच में यही फर्क है, वहाँ आर्थिक स्वतंत्रता है
और उससे वो सोचती है उनके लिए परिवार बहुत मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ परिवार भी मायने रखता है, क्योंकि परिवार जो माँ होती है वो घर ही नहीं, वो पूरे समाज को बदलती है। तो इसलिए हमारे यहाँ परिवार का है तो दोहरी जिम्मेदारी है। हमें बच्चा हुआ तो उसकी परवरिश भी करनी है, हमारे यहाँ समाज है, संस्कृति है, हर चीज को फोकस करके। तो हमारे तो भारतवर्ष में महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है पश्चिमी देशों की अपेक्षा, और उस पे महिलाएं खरी उतरती हैं। पहले वो जो सोच थी वो सोच को बदलने की जरूरत है, और वो बदल रहा है धीरे धीरे। और हमने जैसे कहा 25 साल बाद आप देखेंगे आजादी का अमृत महोत्सव, हम लोग तो शायद रहेंगे ही, और खूब अच्छे से हम लोग देखेंगे कि बिल्कुल मेघा जैसी लड़कियां आगे जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब एक मेघा नहीं होगी, तब नहीं होंगी, बहुत भारी संख्या में लाइन चलेगी। बिल्कुल, हम ये भूल ही जाएंगे कि ये लड़का है कि ये लड़की है। हाँ, और ऐसे भी लड़का लड़की होने से पहले हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक इंसान है, तो सबसे पहले हमें उसी तरह से सबको देखना चाहिए, खुद को भी देखना चाहिए। और हर तरह से राजनीति में भी भागीदारी हो, स्पोर्ट्स में भी हो, एजुकेशन, सबसे ज्यादा तो एजुकेशन जरूरी है। सुरक्षा की बात इसलिए आ रही है कि आजकल मैं जब कहीं भी जाती हूँ लेक्चर के लिए पढ़ाने, मोस्टली देखते हैं लड़कियां सब छोटे छोटे शहर से आके हॉस्टल में रह के पढ़ रही है। तो माँ बाप में इतनी हिम्मत तो आई पहले। तो हम लोगों के टाइम पे तो घर से कहाँ लड़की बाहर जाएगी, जॉब करने नहीं जाएगी, पढ़ने की बात तो छोड़ो। तो अब पढ़े भी लड़कियां हॉस्टल में, तो सोच में तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। मेघा, आपने बताया कि बहुत सारे फोन आपको आते हैं, और बच्चियों के ही नहीं उनके पेरेंट्स के भी आते हैं, और वो बताते हैं कि जो कि आपने हिम्मत दिखाई तो अब वो हिम्मत दिखा पा रहे हैं। आप भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, बच्चियों से मिलती हैं, उन्हें क्या कहती है, क्या मैसेज देकर आती हैं? बच्चियों को, बच्चों को भी, हम इसमें भी भेदभाव क्यों करें? तो क्या होता है, पहली चीज जो मैडम ने बताई कि हर काम, तो मुझे बचपन से जो सिखाया था भाई छोरी की जात के सब आना चाहिए, तो अब हमने एक लाइन चेंज कर दी, छोरी की जात के भी सब आना चाहिए, छोरा के जात के भी सब आना चाहिए। मतलब यदि लड़की को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, लड़के को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो लड़कियों को भी कार और गाड़ी अच्छे से चलानी आनी चाहिए। चाहे लड़की को चपाती बनाने आनी चाहिए तो लड़के को भी आना चाहिए, दोनों को इक्वल काम आना चाहिए। तो ये मैं दोनों को सिखाती हूँ, और दोनों को इस काम में शेम फील नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे पे आश्रित होने की हद से ज्यादा जरूरत नहीं है, ये मैं हमेशा बताती हूँ। दूसरा, लड़कियां, क्योंकि हम जिस समय में बदल रहे हैं, तो मैं उन्हें बताती हूँ पढ़ाई ही एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप घर से निकलोगे। यदि आपको पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, लड़कियों की शादी कर देंगे और लड़कों को काम धंधे में लगा देंगे। दोनों के लिए पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं यूथ को मैसेज देती हूँ, तब हमारे दिमाग के चक्षु खुलते हैं, हम किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तब हमें पता चलता है। तो दोनों के लिए पढ़ाई जरूरी है। अब बात आती है जिस समाज में हम रहते हैं, तो वहाँ ये मैसेज जरूर देना पड़ता है मुझे कि बच्चियां या बच्चे, हमारे यहाँ कहते हैं ना, जैसी हवा लगती है हम पर खोल के उड़ जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें किस दिशा में उड़ना है, तो वो दिशा का याद रखना भी जरूरी। तो मैं बच्ची और बच्चों को बोलती हूँ कि तुम जो भी करो बस ये सोच के करना, तुम अच्छा करोगे तो भी तुम अकेले नहीं हो, जैसे तुम्हारे पापा, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा राज्य और तुम्हारा देश का नाम जुड़ा है। यदि कोई अच्छा करता है तो सबके लिए अच्छा होता है, और कोई बुरा करता है तो सबके लिए बुरा होता है। जब हम ये वाली उनके अंदर बात डालते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ उनको कि इस दुनिया में तुम्हें केवल नौकरी या ये सब करने के लिए नहीं भेजा है, कुछ मकसद के लिए भेजा है। तो हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, और कभी किसी काम को लेकर दुविधा हो तो ना करके पछताने से बेहतर है करके पछताना, तजुर्बा मिलेगा। बहुत बढ़िया बात। शिवानी जी, चूंकि अब समय कम है तो आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, आप तो पिछले इतने सालों से बीइंग अ टीचर इतने बच्चों को देख रही हैं, लड़कियों को, लड़कों को, क्या बदलाव दिखता है और आने वाला समय किस तरह का दिखता है, खास तौर पर जेंडर इक्वालिटी को लेकर अगर हम देखें? तो मैं आपको बताऊं कि मेरे इंस्टीट्यूट में, म्यूजियम स्कूल में, हम लोगों के लिए बराबर का, हम जैसे लड़कियां, और मैं बता दूं कि 80% लड़कियां आती हैं हमारे यहाँ एंड 20% लड़के हैं। हाँ। क्योंकि वही होता है ना कि लड़के कभी स्कूल से या दोपहर को निकल जाते कुछ। पर सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो लड़कियों को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूजुअली होता है कि लड़कियों को घर पे बिठा दिया जाता है, पर मैंने अपने इसमें देखा कि लड़कियों को भेजा जाता है कि नहीं आप लोग जाओ। तो जेंडर इक्वलिटी में हमने बच्चों को, दोनों को, लड़कों को और लड़कियों को, एक ही चीज हमने समझाया है कि कोई काम डिवाइडेड नहीं है।
कि ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां कर सकती है। अगर रुमाल बनाना भी सीख रहे हैं, तुरपाई करना भी सीख रहे हैं, कैंडल बनाना भी सीख रहे हैं, जो काम लड़कियां मशीन चलाते हैं लड़कियां भी करेंगी और लड़के भी करेंगे। तो कहीं पे किसी के लिए, आपके लिए ये काम और आपके लिए ये काम। तो हम लोग का जैसे कोई क्लोज कैंपस नहीं है, हम लोग हर कुछ म्यूजियम्स केस में करते हैं। तो मशीन, जैसे हैंड मशीन हम लोग उठा के ले जाते हैं, तो हमेशा दिमाग में आता है ना कि भारी है तो लड़के ही बस से उतारेंगे। पर हमारे यहाँ डिवाइडेड है कि अगर लड़के उठा के जाते समय, अगर लड़के लेके जा रहे हैं, बस से उठा के लेके जा रहे हैं, तो वापस आते समय लड़कियां लेके आएंगी। ये नहीं समझना कि मैं नहीं कैरी कर सकती। ठीक है, वो 2 कर सकते हैं, अब 4 लोग करो। हाँ, पर करना सबको है, इक्वल है। अगर वो दौड़ में भाग ले रहे हैं तो आपको भी इक्वली उसी दौड़ में भाग लेना है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग हमेशा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं म्यूजियम स्कूल में। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि हमारे यहाँ की म्यूचुअल जो रेस्पेक्ट लड़के और लड़कियां एक दूसरे को करती हैं, दिस इज द रीजन। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता कि तुझे ये नहीं आता है, तुझे ये नहीं आता है। दोनों को सब कुछ आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, जब हम सब एक समान हैं तो क्यों किसी को नीचे दिखाना, क्यों किसी को किसी भी तरह की शेमिंग करना, क्यों जजमेंटल होना, क्यों मान लेना कि अच्छा वो वैसा है और ये ऐसी है। तो हम सब जब एक समान हैं तो सबको एक ही तरह से देखना भी चाहिए। रूबी जी, चलते चलते कंक्लूडिंग नोट के तौर पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब महिला दिवस की बात आती है तो कभी कभी पुरुष तन के खड़े हो जाते हैं कि पुरुषों का भी एक दिन होना चाहिए। हाँ। यही हमारी उपलब्धि है। उनको क्यों ऐसा लगता है कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग अपनी खुशी मना रहे हैं, उनको ईर्ष्या होती है, तो वो भी हमारी बराबरी कर रहे हैं। तो हम लोग, मुझे लगता है यही उपलब्धि है। वाकई में यही उपलब्धि है कि हमारे लिए एक खास दिन है। हाँ। हमारी ये भी उपलब्धि है कि हर दिन हमारा है। हाँ। और ये भी हमारी उपलब्धि है कि हमारी वजह से ही हर दिन है, क्योंकि हम नहीं है तो ये सृष्टि भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बिना पुरुषों के भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जरूरी दोनों ही है। और बहुत अच्छी बातचीत आप तीनों से ही हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी आपका भी, शिवानी जी आपका भी, और मेघा आपका भी। वाकई में ये सुनकर देखकर खुशी होती है कि समय बदल रहा है। अब उस तरह के चश्मे से नहीं उतना देखा जाता, चश्मे थोड़े बदल रहे हैं लोगों के। जेंडर से पहले शायद ह्यूमन बीइंग, इंसान दिखता है। ये लड़की है, वो लड़का है, इससे परे होकर अगर हम सबसे पहले एक इंसान के तौर पर एक को देखें तो ये दुनिया बहुत 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 खूबसूरत होगी। तो आज सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।